जय हिंद दोस्तों। अपने राजस्थान की इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने मेवाड़ रियासत के इतिहास से पढ़ना शुरू किया था और जिस पर हम 3 वीडियो में पहले ही देख चुके हैं कि मेवाड़ की रियासत का जो उद्भव है वो कैसे होता है, इनके आदि पुरुष कौन थे, इनके ध्वज के बारे में और इनके आरंभिक शासकों के बारे में हमने इनके पहले वीडियो में चर्चा कर ली है दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत के उन शासकों के बारे में जो हमने पहले बताए थे, जैसे कि अल्लट हो गए, बप्पा रावल हो गए, गुहिल हो गए और जो उनके पिता थे शिलादित्य। उनके बाद में जो शासक बनते हैं उन सभी ने क्या क्या काम किया था, उनके टाइम में कौन कौन से आक्रमण होते हैं या फिर कब राजधानी परिवर्तन होती है, इन सभी बातों की चर्चा हम आज के वीडियो में करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत के इतिहास का पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो आपको मेवाड़ रियासत के इतिहास पर बनाए जा चुके हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। उनकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत के इतिहास से। मेवाड़ रियासत। अब मेवाड़ रियासत के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी अल्लट के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं दोस्तों कि अल्लट जो है एक विवाह करते हैं हूण राजकुमारी हरियादे के साथ में। उसके बाद में मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था की ये शुरुआत करते हैं। तो अल्लट के बारे में बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अल्लट के बाद में कौन शासक बनते हैं, शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद और जो शासक बनते हैं उनके बाद में हमने देखा था कि रण सिंह नाम के एक शासक बनते हैं, रण सिंह, या फिर इनको दूसरा नाम इनका मिलता है करण सिंह। अब ये शासक बनते हैं 1172 ईस्वी में, ये मेवाड़ के शासक बनते हैं, रण सिंह या दूसरा नाम इनका मिलता है करण सिंह। ये शासक बनते हैं 1172 ईस्वी में। और जब ये शासक बनते हैं तो शासक बनने के बाद में अहोर एक पर्वत है, अहोर पर्वत पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। अहोर पर्वत पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कहां पर? अहोर पर्वत जो है वहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं और 1172 ईस्वी में ये शासक बनते हैं मेवाड़ के। और यहां पर आपको पता होगा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेवाड़ जो रियासत है उस पर गुहिल राजवंश ने शासन किया था और गुहिल राजवंश जो है उसकी 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं मोहिनोत नैणसी अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में। तो उन्हीं 24 शाखाओं में से 2 शाखाएं ऐसी थी जिन्होंने जो है मेवाड़ पर शासन किया था। मेवाड़ जो कि 5 जिलों का क्षेत्र पड़ता है, वो आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन से पड़ता है। तो यहां पर जो रण सिंह का शासनकाल है, यहां पर गुहिलों की जो शाखा है, गुहिल जो राजवंश है वह गुहिल राजवंश 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में बंटा। किसके काल में? रण सिंह के काल में। रण सिंह के काल में गुहिल वंश जो है वो 2 भागों में बंट जाता है, क्योंकि रण सिंह के 2 पुत्र थे जिनमें से एक का नाम था राहप और दूसरे पुत्र का नाम था छैम सिंह। एक का नाम था राहप और दूसरे पुत्र का नाम था छैम सिंह। अब 2 पुत्र हैं तो सीधी सी बात है कि एक पिता के 2 पुत्र होंगे तो किसी को एक क्षेत्र मिलेगा और किसी को दूसरा क्षेत्र मिलेगा। भाई अपने घर में भी देख लेते हैं कि पिता की जो जागीर होती है उस पिता की जागीर में बंटवारा होता है कि एक पुत्र को ये इधर वाला क्षेत्र दिया जाएगा, दूसरे को इधर वाला क्षेत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार की यहां पर बात होती है। रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था राहप और दूसरे का नाम था रण सिंह, राहप और दूसरे का नाम था छैम सिंह दोस्तों। तो छैम सिंह जो है उनको तो बनाया जाता है मेवाड़ का शासक। अब छैम सिंह को बनाया जाता है मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है छैम सिंह को। और ये जो छैम सिंह है मेवाड़ के शासक बनाते हैं छैम सिंह को। और छैम सिंह जो हैं इन्होंने पहली बार रावल की उपाधि धारण की थी और इनकी जो शाखा है, छैम सिंह की जो शाखा है वह कहलाई थी रावल शाखा।
और मेवाड़ पर दो शाखाओं ने शासन किया था, राणा शाखा और रावल शाखा। तो छेम सिंह की जो शाखा है वह कहलाती है रावल शाखा। रावल शाखा के बाद में, छेम सिंह के बाद में जो आगे के शासक आते हैं वे रावल शाखा के शासक बनते हैं। और राणा शाखा के जो शासक बनते हैं उनके बारे में आगे देखते हैं कि राणा शाखा कैसे, रावल शाखा कैसे पतन होता है, और राणा शाखा का कैसे उद्भव होता है और रावल शाखा का कैसे पतन हो जाता है। तो ये बात हम आगे करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि छेम सिंह जो हैं ये मेवाड़ के शासक बन जाते हैं और छेम सिंह जो हैं वो रावल की उपाधि धारण करते हैं पहली बार। और छेम सिंह जब शासक बनते हैं तो छेम सिंह के शासक बनने के बाद में इतनी बात आपको पता चली कि रण सिंह जो शासक बनते हैं इनको करण सिंह इनका दूसरा नाम करण सिंह के नाम से जाना जाता है। 1172 में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। 72 में शासक बनने के बाद में ये अहोर पर्वत पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। इनके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है रहाप और दूसरे पुत्र का नाम होता है रण सिंह। सॉरी दोस्तों, रण सिंह क्या, छेम सिंह। एक का नाम होता है रहाप और दूसरे का नाम होता है छेम सिंह। और छेम सिंह जो है उनको मेवाड़ का शासन दिया जाता है। और जब मेवाड़ को शासन दिया जाता है तो इनकी यह पहली बार रावल की उपाधि धारण करते हैं। रावल की उपाधि धारण करने के बाद में इनकी जो शाखा है वह रावल शाखा कहलाती है। और दूसरे जो थे उनका नाम था राहप, और राहप को सिसोदा की जागीर दी जाती है। यह जो है राहप, इनको सिसोदा की जागीर दी जाती है, सिसोदा की जागीर, सिसोदा की जागीर प्रदान की जाती है राहप को। और राहप को जब सिसोदा की जागीर की जाती है तो इसी से नाम निकला है सिसोदिया वंश, जिसमें आगे बहुत सारे शासक होते हैं जैसे महाराणा कुंभा और वगैरह वगैरह। जो आगे आप शासक पढ़ते हैं वो सिसोदिया वंश के शासक होते हैं, जिनको गुहिलोत या गहलोत या सिसोदिया शाखा या राणा शाखा, वो अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, और ये लगाते हैं जैसे रावल छेम सिंह, रावल रतन सिंह, रावल सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह और रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह। ये ऐसे रावल नाम लगाते हैं अपने आगे। और राहप के जो वंशज होके वो लगाएंगे राणा, महाराणा, राणा, राणा वगैरह ऐसे लगाते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो छेम सिंह है इसके बाद में कैसे शासक बनते हैं, कौन बनते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं छेम सिंह की। छेम सिंह, छेम सिंह, अब जब छेम सिंह शासक बनते हैं तो छेम सिंह के भी दो पुत्र होते हैं। एक का नाम मिलता है हमें सामंत सिंह और दूसरे का पुत्र का नाम मिलता है कुमार सिंह। छेम सिंह के कितने पुत्र हुए? छेम सिंह के दो पुत्र हुए, दो पुत्र, जिनमें से एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था कुमार सिंह। कुमार सिंह, पहले पुत्र का नाम सामंत सिंह और छोटे पुत्र का नाम कुमार सिंह। अब सीधी सी बात है कि बड़ा पुत्र ही शासक बनता था दोस्तों। अब हमारे राजस्थान में ऐसी, राजस्थान में क्या हर जगह ही प्रथा है कि जो पिता होता है उसके बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, ना कि छोटे पुत्र को। जब बड़े पुत्र सामंत सिंह जब शासक बनते हैं तो इनके शासनकाल में एक घटना होती है जिसके बारे में देखना आपको जरूरी है कि सामंत सिंह जो हैं शासक बनते हैं 1172 ईस्वी में। 1172 ईस्वी में सामंत सिंह शासक बनते हैं। इससे पहले मैंने आपको रण सिंह के बारे में बताया ना दोस्तों। वो रण सिंह का जो शासनकाल है वो बनते हैं 1158 ईस्वी में। मैंने आपको वहां पर गलती से बता दिया 1172, वो 1158 ईस्वी में बनते हैं। सामंत सिंह बनते हैं 1172 में। 1172 ईस्वी में जब सामंत सिंह शासक बनते हैं तो ये एक विवाह करते हैं जो पृथ्वीराज चौहान जो अपने हैं, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय की एक बहन थी जिनका नाम था पृथ्वीबाई। पृथ्वीराज भाई और पृथ्वीबाई बहन, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई के साथ ये विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद में इन पर एक आक्रमण होता है। चौहान शासक थे जिनका नाम है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल नाम के एक चौहान शासक हुए हैं। कीर्तिपाल नाम के एक चौहान, कीर्तिपाल नाम के चौहान शासक थे
जो कि नाडोल के चौहान थे। दोस्तों नाडोल के चौहान, सांभर के चौहान इत्यादि चौहान वंशों के बारे में हम बात करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हम सारे राजवंशों के बारे में आपको बताएंगे कि सांभर के चौहान कौन से थे, नाडोल के चौहान कौन से थे। तो ये जो नाडोल का क्षेत्र है वहां पर कीर्तिपाल नाम के एक शासक, चौहान शासक थे, जिन्होंने जिनके साथ सामंत सिंह की हो जाती है अनबन। अब सामंत सिंह की इनके साथ जब अनबन हो जाती है तो ये आक्रमण कर देते हैं सामंत सिंह पर। अब जब ये आक्रमण करते हैं तो ये चित्तौड़ में जब शासन कर रहे होते हैं सामंत सिंह, तो सामंत सिंह पर कीर्तिपाल नाम के एक चौहान राजा ने आक्रमण कर देते हैं, जो कि नाडोल के चौहान थे। इन्होंने जब आक्रमण करते हैं तो ये जो है सामंत सिंह को हरा देते हैं और ये जीत जाते हैं। अब जब सामंत सिंह यहां से हार जाते हैं तो वो यहां से चित्तौड़ छोड़कर भाग जाते हैं, चित्तौड़ को छोड़कर भाग जाते हैं, चित्तौड़ से भाग जाते हैं, ये चित्तौड़ से भाग जाते हैं और ये चित्तौड़ से भागकर चले जाते हैं वागड़ का जो क्षेत्र है वहां पर जाकर अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। वागड़ का क्षेत्र, वागड़ का क्षेत्र वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपना शासन कार्य शुरू करते हैं। और इसके बाद में जब ये सामंत सिंह हैं, आपको पता होगा या फिर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि 1992 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि होता है पृथ्वीराज चौहान और सामने था मोहम्मद गोरी वर्सेस मोहम्मद गोरी। अब जब ये युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध जब होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, तो सामंत सिंह जो है वह पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए जाता है गोरी के विरुद्ध। अब जब ये गोरी के विरुद्ध युद्ध करने जाता है तो सामंत सिंह की यहां पर हो जाती है मृत्यु। अब सामंत सिंह की तराइन के द्वितीय युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद में, तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी थे, गोरी के गुलाम जो थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक सेना आती है, जिस सेना का मुकाबला करते हैं सामंत सिंह की एक अन्य पत्नी थी जिसका नाम था, एक तो पत्नी हो गई पृथ्वीबाई, एक तो पत्नी हो गई पृथ्वीबाई, और सामंत सिंह की एक और पत्नी थी जिनका नाम हमें मिलता है, सामंत सिंह की एक और पत्नी थी जिनका नाम हमें मिलता है करम देवी या कर्मा देवी। अब जब ये कर्मा देवी या करम देवी हैं, वह सामंत सिंह की पत्नी होती है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में जब एक सेना जो पृथ्वीराज चौहान का गुलाम था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना जो आती है मेवाड़ की तरफ या चित्तौड़ की तरफ आक्रमण करने के लिए आती हैं, तो ये जो कर्मा देवी है ये उस सेना से मुकाबला करती हैं या फिर उसका सामना करती हैं। इतनी बात हो गई सामंत सिंह के बारे में। तो सामंत सिंह के बारे में अगर आप दोस्तों लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सामंत सिंह जो हैं वह छैम सिंह के पुत्र थे और 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। मेवाड़ के शासक बनने के बाद में यह पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन थी जिनका नाम था पृथ्वीबाई, उनके साथ में विवाह करते हैं। विवाह के बाद में इनकी अनबन हो जाती है कीर्तिपाल जो कि नाडोल के शासक थे। कीर्तिपाल के साथ में इनकी अनबन होने के बाद में कीर्तिपाल जो है वह इन पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में इनको जो है मेवाड़ छोड़ना पड़ता है। मेवाड़ छोड़ने के बाद में ये वागड़ क्षेत्र में जाकर अपना अधिकार करते हैं और वहां से अपना शासन कार्य करते हैं। और वहां से शासन कार्य करने के बाद में जब 1192 का समय आता है तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से ये भाग लेते हैं और गोरी के विरुद्ध भाग लेते हैं। इस युद्ध में ये मारे जाते हैं। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक सेना आती है। तो सामंत सिंह की एक पत्नी थी जिनका नाम था करम देवी, उन्होंने इस सेना का मुकाबला किया था। यह हो गई बात सामंत सिंह की। अब सामंत सिंह की बात होने के बाद में अब छैम सिंह का एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम था कुमार सिंह। अब देखते हैं कि कुमार सिंह क्या क्या करते हैं। कुमार सिंह जो हैं वह
छेम सिंह के पुत्र थे और सामंत सिंह के भाई थे। सामंत सिंह बड़े थे, इसलिए इनको मेवाड़ का शासक बनाया जाता है, और कुमार सिंह जो है वह सामंत सिंह के बाद में शासक बनते हैं। तो कुमार सिंह के बारे में पहली लाइन ही लिख सकते हैं कि ये जो थे छेम सिंह के बड़े छोटे पुत्र थे। छेम सिंह के छोटे पुत्र थे, छेम सिंह के छोटे पुत्र थे कुमार सिंह। और जब कीर्तिपाल जो है वे चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में जब कुमार सिंह शासक बनते हैं, तो ये चित्तौड़ को पुनः कीर्तिपाल से जीत लेते हैं। चित्तौड़ को पुनः जीता, चित्तौड़ को पुनः जीता, चित्तौड़ को पुनः जीता, चित्तौड़ को पुनः जीतने का काम करते हैं कौन? कुमार सिंह। और किससे? कीर्तिपाल से। कीर्तिपाल से, जो कि नाडोल के चौहान वंश के शासक थे। कीर्तिपाल से चित्तौड़ को वापस लेते हैं। अब यह हो गई बात छेम सिंह के दोनों पुत्रों की, सामंत सिंह और कुमार सिंह की। तो आगे चलते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर दोस्तों कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि यह चीज हमको समझ नहीं आई। दोस्तों वो आपके लिए ही है, आप उसमें सुझाव देते रहिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें यह चीज समझ नहीं आई। तो इसके बाद में जब शासक बनते हैं जैत्र सिंह, जैत्र सिंह जो शासक बनते हैं वह बनते हैं 1213 से 1250। जन्म की तारीख नहीं होती है दोस्तों, ये जो लिखी जाती है ये तारीख होती है शासक बनने की। 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह शासक बनते हैं और 1250 ईस्वी तक जैत्र सिंह शासन करते हैं। तो ये जब शासक बनेंगे तो इनके सामने कैसी परिस्थितियां होगी सोच कर देखिए, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो नाडोल के शासकों से लड़ रहे थे। नाडोल के शासक जो कि कीर्तिपाल थे, उन्होंने मेवाड़ चित्तौड़ पर अधिकार किया था, उनसे ये लड़ रहे थे। तो इसके बाद में भी ऑब्वियस सी बात है कि इन पर भी नाडोल के शासक या फिर ये बदला लेना चाहेंगे या फिर नाडोल के शासक इन पर अधिकार करना चाहेंगे। वो बात तो चल ही रही ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि मान ले अगर कुमार सिंह मर गए या फिर उनके जो भाई थे सामंत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई तो नाडोल के शासक चुप रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। और ये भी चुप रहने वाले नहीं थे, क्योंकि इनके पूर्वजों की जो लड़ाई थी उन नाडोल के चौहानों के साथ चल रही थी। तो नाडोल के चौहानों के साथ इनका संघर्ष जो है वो चल रहा था। अब जब नाडोल के चौहानों के साथ संघर्ष चल रहा होता है तो नाडोल के एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है उदय सिंह। उदय सिंह, ये मेवाड़ वाले उदय सिंह नहीं है, ये उदय सिंह चौहान है। नाडोल के शासक हैं उदय सिंह चौहान। अब उदय सिंह चौहान जो है वह संघर्ष आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, और उदय सिंह चौहान जो है संघर्ष को यहीं पर रोकना चाहते हैं। तो रोकें कैसे? संधि करने को ये तैयार नहीं थे, तो इन्होंने अपनी एक पोत्री का मतलब समझते हो? पोत्री यानी पोती मतलब बेटे की बेटी, पोता बेटे का बेटा पोता। उसी प्रकार इनकी पोत्री थी जिनका नाम था रूपा देवी। रूपा देवी जो कि चाचिंग देव की पुत्री थी, चाचिंग देव उदय सिंह के पुत्र थे। चाचिंग देव की पुत्री थी रूपा देवी। और रूपा देवी जो अब उदय सिंह की पौत्री हो गई ना रूपा देवी, तो ये जो है ये संघर्ष को कम करने या फिर संघर्ष को समाप्त करने के लिए करते क्या हैं कि ये जो रूपा देवी हैं, इस रूपा देवी के जैत्र सिंह के भी एक पुत्र होता है इधर, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है तेज सिंह। ये संघर्ष को कम करने के लिए कई बार वैवाहिक संबंध, जो कि अकबर के काल में या फिर मुगलों के काल में बहुत सारे वैवाहिक संबंध होते हैं कि जब युद्ध से किसी को हराया नहीं जाता है तो वैवाहिक संबंध बनाकर उसे संबंधी बना लिया जाता है, ताकि वो कम से कम उसका साथ न दे तो विरोध भी ना करें। तेज सिंह का विवाह कर दिया जाता है रूपा देवी के साथ में। तेज सिंह का विवाह कर दिया जाता है रूपा देवी के साथ में, और ये जो है संघर्ष को समाप्त कर देते हैं। संघर्ष को ये समाप्त करते हैं। यहां पर नाडोल के शासकों का संघर्ष जैत्र सिंह के साथ में समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में देखते हैं कि जैत्र सिंह के काल में आगे क्या घटनाएं होती हैं।
तो आगे देखते हैं कि हमीर मद मर्दान एक ग्रंथ है। हमीर मद मर्दान नाम का एक ग्रंथ है जिसके रचयिता है जय सिंह सूरी। जिसके रचयिता है जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी, ये जय सिंह सूरी बताते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप दोस्तों जब भी कोई राजवंश पढ़े तो उसके आसपास के शासकों के बारे में देखते रहना चाहिए, क्योंकि जब जैत्र सिंह शासक बने थे तो इस टाइम दिल्ली पर जो है वो जो शासन है वह था गुलाम वंश का। गुलाम वंश के बारे में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जब बात करेंगे तो देखेंगे। दिल्ली पर गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश के एक शासक थे जिनका नाम मिलता है हमें इल्तुतमिश। अब हमीर मद मर्दान जो कि जय सिंह सूरी द्वारा लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जैत्र सिंह के काल में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश का आक्रमण होता है किस पर? मेवाड़ पर। आक्रमण मेवाड़ पर। अब इस आक्रमण के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि यह जो आक्रमण है यह कब होता है। तो इनके बारे में जब आक्रमण के बारे में तिथि जो है गोलमाल सी है, इनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि यह जो युद्ध है यह होता है 1222 से लेकर 1229 तक का जो समय होता है, इसके बीच में कभी यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध को कहा जाता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। और ये जो भूताला का जो क्षेत्र है यह पड़ता है नागदा से 12 मील की दूरी पर है। ये नागदा से 12 मील की दूरी पर, नागदा से 12 मील की दूरी पर एक भूताला नामक स्थान है। वहां पर यह युद्ध लड़ा जाता है 1222 ईस्वी से लेकर 1229 ईस्वी के मध्य किसी एक तिथि को लड़ा जाता है, ना कि इतने लंबे समय तक। इनके मध्य किसी एक वर्ष लड़ा जाता है। इनके विषय में कोई एक मत नहीं है इतिहासकारों में, तो यह बताया जाता है। लेकिन जो सर्वाधिक मत है इस युद्ध के बारे में, वह सर्वाधिक मत है कि यह युद्ध जो है 1129 ईस्वी में 1229 ईस्वी में लड़ा गया था। सर्वाधिक मत है इसके बारे में, सर्वाधिक मत। और कर्नल जेम्स टोड जब इस युद्ध के बारे में बताते हैं तो वो तो कुछ अजीबोगरीबी जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो युद्ध है, ये जो भूताला का युद्ध है, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1231 ईस्वी में और नागौर में। लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये 1229 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है, ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में, भूताला के युद्ध में नागदा को जो भारी क्षति पहुंचती है, नागदा को भारी क्षति होती है। भूताला के युद्ध में भारी क्षति होने के बाद में अब जैत्र सिंह करेंगे क्या कि जैत्र सिंह अपनी राजधानी परिवर्तन कर देते हैं। नागदा को भारी क्षति होने के बाद में इनको एक सुरक्षित जगह चाहिए थी अपनी राजधानी के लिए, तो ये अपनी राजधानी जो है वह लेकर चले जाते हैं। राजधानी जो है वह लेकर चले जाते हैं चित्तौड़गढ़। जैत्र सिंह के काल में, हमने पहले भी बताया था कि जैत्र सिंह के काल में राजधानी जो है वो चित्तौड़गढ़ बनती है। तो चित्तौड़गढ़ इसलिए बनती है क्योंकि नागदा को यहां पर भारी क्षति हुई थी और यह कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। तो इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद में यह जो है राजधानी बनाते हैं चित्तौड़गढ़ को। अब अगर जैत्र सिंह के बारे में लिखना चाहें तो दोस्तों आप लिख सकते हैं। मैं बोलता हूं कि जैत्र सिंह जो है वह शासक बनते हैं 1213 ईस्वी में और 1250 ईस्वी तक ये शासक बने रहते हैं। और जैत्र सिंह के काल में नाडोल के शासक उदय सिंह ने अपनी पौत्री का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया था, जिसके बाद में नाडोल के साथ इनका संघर्ष समाप्त हो जाता है। और इसके साथ ही ये लिख सकते हैं कि इनके ऐसे लिखिए कि हमीर मद मर्दान के अनुसार, ग्रंथ का नाम लिखिए, लेखक नाम लिखिए जय सिंह सूरी नाम लिखिए। और इसके बाद में लिखिए कि इसके अनुसार इल्तुतमिश का आक्रमण होता है मेवाड़ पर, जिसकी तिथि बताई जाती है 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी।
विद्वानों में, इतिहासकारों में इसके विषय में कोई एक मत नहीं है, लेकिन सर्वाधिक मत जो है वो इस विषय के बारे में बताते हैं कि ये युद्ध जो है 1229 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो है वह इस युद्ध का 1231 ईस्वी में नागौर में होना बताते हैं। यह जो युद्ध है वह भूताला का युद्ध कहलाता है, और भूताला जो है वो नागदा से 12 मील की दूरी पर स्थित है। यह हो गई बात जैत्र सिंह के बारे में। और देखते हैं कि कौन से इतिहासकार ने जैत्र सिंह को क्या कहा है। तो दशरथ शर्मा नाम के एक इतिहासकार हैं, दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के बारे में कहते हैं कि इनका जो काल है वह मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल था। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताते हैं, ठीक है। और एक और इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनके बारे में जैत्र सिंह के बारे में कहते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी इनको रण रसिक नाम से कहकर पुकारते हैं। रण रसिक कहते हैं जैत्र सिंह को। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम युग था जैत्र सिंह का काल। अब जैत्र सिंह के बारे में इतनी बातें हो गई, इतनी बातें काफी होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। अब जैत्र सिंह के बारे में बात करने के बाद में हम बात करते हैं अगले शासक कौन थे। तेज सिंह, जो कि इनके पुत्र थे। तेज सिंह शासक बनेंगे ना। बात करते हैं तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह, अब जो तेज सिंह हैं वह कब शासक बनेंगे। पिछले शासक के बारे में हमने देखा था कि वो 1213 में शासक बनते हैं और 1250 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। इनके पिता जब 1250 ईस्वी तक शासक बने रहेंगे तो ये 1250 से इनका शासन कार्य शुरू होगा। 1250 से शुरू होगा। 1250 से शुरू होने के बाद में 1273 ईस्वी तक इनका शासन कार्य चलता है। ये जो हैं ये पुत्र थे किसके, जैत्र सिंह के पुत्र थे। जैत्र सिंह के पुत्र थे। और इनके काल में एक घटना होती है जिसको देख लेते हैं कि इनको पहले इनकी उपाधियों के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। उपाधियां इन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज। तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तेज सिंह ने। उपाधि को इतिहास की बुकों में विरुद्ध नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। विरुद्ध नाम से भी विरुद्ध धारण की या उपाधि धारण की थी। विरुद्ध या उपाधि नाम से उपाधि को कहा जाता है। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। और जैत्र सिंह के काल में ही 1260 ईस्वी का समय था। 1260 ईस्वी का जो समय था इसमें मेवाड़ चित्र शैली का जो है उद्भव होता है। 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्र जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी एक ही नाम है ये। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो चित्र है वह चित्रित किया जाता है। ये मेवाड़ चित्रकला या मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्र है। और जो मेवाड़ चित्रकला है इस मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ ही माना जाता है तेज सिंह के काल से। प्रारंभ माना जाता है तेज सिंह के काल से। तेज सिंह के काल से।
और ये श्रावक सूत्रकर्मण श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है ये वर्तमान में उदयपुर में रखा गया है। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है ये वर्तमान में उदयपुर में रखा हुआ है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र है और चित्रित किया गया था 1260 ईस्वी में तेज सिंह के काल में। और तेज सिंह के काल में ही ये जो मेवाड़ चित्र शैली है इसका उद्भव होता है। और इस चित्र के जो चित्रकार थे उनका नाम हमें मिलता है करमचंद, कमलचंद, सॉरी दोस्तों, कमल चित्रकार, कमलचंद इसके चित्रकार थे। और तेज सिंह के शासनकाल में दिल्ली के शासक थे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है वो तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। बलबन का असफल आक्रमण होता है मेवाड़ पर, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक थे गयासुद्दीन बलबन, उनका आक्रमण होता है मेवाड़ पर। अब बात करते हैं तेज सिंह के बारे में तो तेज सिंह के बारे में और बात करते हैं कि इनकी जो पत्नियां हैं इनके बारे में देखते हैं। इनके 2 पत्नियां थी दोस्तों। एक तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पत्नी कौन सी बताइए। नाडोल के शासक जो थे, नाडोल के शासक उदय सिंह ने अपनी पौत्री का विवाह किया था ना, कौन सी, रूपा देवी। और एक और पत्नी का नाम था जिनका नाम था जेतल देवी। अब ये जो जेतल देवी है ये चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ये जेतल देवी जो है वो चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिस मंदिर का नाम हमें देखने को मिलता है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं जेतल देवी, जो कि पत्नी किसकी थी? जेत्र सिंह की, तेज सिंह की। दोस्तों तेज सिंह की एक पत्नी थी जेतल देवी, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों तेज सिंह के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तेज सिंह जो है वे उनके शासनकाल का समय लिखने के बारे में ऐसे लिखिए कि तेज सिंह जो है 1250 से 1273 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। ये जेत्र सिंह के पुत्र थे। इनके समय में इन्होंने उपाधियां धारण की थी परम भट्टारक और महाराजा धीराज की। और 1260 में इनके ही काल में मेवाड़ चित्र शैली का उद्भव होता है, जिसका प्रथम चित्र था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और जो कि मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्र था। और इस चित्र को चित्रित किया था कमलचंद द्वारा। और कमलचंद द्वारा ये जो चित्र है वे वर्तमान में उदयपुर में रखा गया है। और इनके 2 पत्नियां थी, पहली का नाम था रूप देवी और दूसरी पुत्री का नाम था जेतल देवी, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये रूप देवी के बारे में लिख लीजिए कि ये चाचिंग की पुत्री थी, चाचिंग देव की पुत्री, चाचिंग देव की पुत्री थी। आपको पहले बताया जा चुका है, फिर भी बता रहा हूं कि ये चाचिंग देव की पुत्री थी, जो कि चाचिंग देव इनके पिता थे उदय सिंह, जिन्होंने तेज सिंह के पिता जेत्र सिंह के शासनकाल में इनसे समझौता किया था और इनका विवाह इनके साथ किया था, जिसके बाद में नाडोल के चौहानों के साथ में इनका संबंध बनने के बाद में युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई थी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। एक बार पीछे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। क्लास खत्म करने से पहले का देख लेते हैं कि आज हमने किन किन शासकों के बारे में जानकारी ली। तो सबसे पहले बताया हमने रण सिंह के बारे में। रण सिंह जो कि शासक बनते हैं 1153 ईस्वी में। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था